हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। जैसा कि हम डेली न्यूज़पेपर की एनालिसिस करते हैं, जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं और अपने डेली करंट अफेयर्स यहीं से तैयार करते हैं। ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो चाहे कोई यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, प्री एमेंस की, या फिर कोई स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हो, सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहा हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, या फिर अगर किसी की एसएसबी आई है तो वो यहाँ से अपने जीडी के पॉइंट्स और लेक्चरेट के पॉइंट्स और कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू के दौरान जो पूछे गए सवाल होते हैं वो यहाँ से तैयार कर सकता है। मैं यहाँ पे इंटरनेशनल अफेयर्स काफ़ी अच्छे से बताता हूँ, तो वो आसान भाषाओं में यहाँ से समझ सकता है। ठीक है, ये वीडियो एसएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम्स के लिए जिसमें करंट अफेयर पूछी जाती है। मेरा नाम है लोकेश चौधरी। आज है 4 तारीख। तो आज हम देखेंगे कि आज की न्यूज़ में क्या क्या है। खैर, चलते हैं। पहली खबर है कि रेलवे टू रैंप अप बुकिंग कैपेसिटी फ्रॉम 25,000 टू 2.25 लाख टिकट्स अ मिनट। अभी जो सरकार रेलवे की कैपेसिटी है, अगर आईआरसीटीसी की बात करें तो उसकी कैपेसिटी है 25,000 टिकट बुक करने की 1 मिनट में। ठीक है, और रेलवे के बजट में जो अभी बजट पेश किया गया है तो उसमें ये कहा गया है, अभी ये 2.4 लाख करोड़ का ये बजट है जो रेलवे को दिया गया है इस बार। तो इसमें जो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने कहा है कि हम जो बुकिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो 25,000 है उसको हम बढ़ा के ले जाएंगे 2.25 लाख तक, क्योंकि अभी जो डिमांड है वो करीब आ रही है 40 लाख तक। राइट, 40 लाख तक इंक्वायरी आ रही है और अभी जो इंक्वायरी आ रही है 40 लाख तक आ रही है। अगर 40 लाख की इंक्वायरी में हम इतना कर देंगे तो हमारा और भी प्रोग्रेस होगा और ज़्यादा बुकिंग कैपेसिटी होगी। इसके लिए उन्होंने एक एआई मॉडल भी तैयार करने को कहा था पिछले महीने, कि जो एआई मॉडल से हम क्या कर सकेंगे कि जो भी वेटिंग लिस्ट है वो नहीं होगी, अब ज़्यादा वेटिंग लिस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि 2-2 महीने 3-3 महीने पहले क्या होता है, वेटिंग मिलने लगती है। तो ये है। और इन्होंने कहा है कि जो आईआरसीटीसी का सर्वर है उसे हम और अच्छा बनाएंगे और बेहतरीन बनाएंगे, जिससे बुकिंग करना और आसान हो जाएगा। और भी इन्होंने बात ये कही कि जो फ्लाईओवर है, अभी जो फ्लाईओवर है, अंडरपास है, जो रेलवे क्रॉसिंग्स पे हमें दिखता है, तो उन्होंने ये डेवलप करने की बात कही है कि और हम ज़्यादा बनाएंगे, 1,000 नए फ्लाईओवर बनाएंगे, जिससे जो एक्सीडेंट वगैरह हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे और जो ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, जब क्रॉसिंग गिर जाती है, जो ट्रेन पास होती है, तो ट्रैफिक का सामना कम करना पड़ेगा। और हाल ही फिलहाल में उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारी कैपेसिटी है जो ट्रैक बिछाने की, वो 12 किलोमीटर की है। ठीक है, हमने 12 किलोमीटर की कैपेसिटी को पिछले महीने किया है और उसे हम 25 से 60 किलोमीटर की करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बीच उन्होंने वंदे मेट्रो की भी बात की, जो जिसकी लंबाई 25 से 60 किलोमीटर होगी, जिसमें भुवनेश्वर, लखनऊ और कटक को शामिल किया जाएगा, और जो इससे ईजिली कनेक्टेड होंगे आसपास के सिटीज़ से। तो ये रेलवे के एक तरह से कह सके कि डिजिटल करने की बात हो रही है और एडवांस करने की बात हो रही है, क्योंकि अभी जो अपना तरीका क्लासिकल चला आ रहा था वो है, पर अब रेल बिछाने की बात हो रही है, उस पर भी बजट वगैरह पास किया गया। ठीक है, खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है काफ़ी, जैसे अभी कल ही मैंने बताया था, इनफैक्ट कल की वीडियो का थंबनेल भी यही था, कि मसूरी में जो क्या हो रहा है कि मसूरी में एनजीटी ने जांच करने के आदेश दिए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या कहा कि आप वहाँ पे जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको देखिए, उसको जांचिए। तो कल की बात ये है। फिर कल की ही खबर ये आई है कि 19 फैमिलीज शिफ्टेड आफ्टर हाउसेज इन JNK विलेज डेवलप क्रैक्स। राइट, अब JNK में भी क्या हो गया है, लैंड सिंक करने लगी है। अब ये लैंड सिंक है या फिर अगर कोई माउंटेन होता है तो उसके क्लिफ पे ये घर है, जिसकी वजह से ये ओवरबर्डन की वजह से ये स्लाइड कर रहा है कि क्या है, ये जांच करने के बाद पता चलेगा, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम कहाँ चली गई है, JNK चली गई है। और ये हुआ है डोडा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, जिसमें ये जो लैंड क्रैक्स देख रहे हैं, ये करीब लास्ट जनवरी में हुआ था पहली बार, पर वो उतना ज़्यादा नहीं था। पर हाँ,
पिछले दिनों में 2 दिन में ही ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें से लोग अब अपने घर छोड़ के चले गए हैं और उनको शिफ्ट किया गया है पास के जो स्कूल्स हैं वहाँ पे इनको शिफ्ट किया गया है। और फिलहाल इस पे जांच चल रही है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से ये ऐसा हुआ है। तो एक तरह से अगर हम इसकी बात कहें तो जो अभी वल्नरेबल सिचुएशन चली आ रही है, जो वल्नरेबल सिचुएशन आ रही है किसको लेके, माउंटेन्स पे रहने वाले लोगों को लेके, ठीक है। इसका मैं कॉज बताऊं, अगर मैं इसकी कॉज की बात करूं तो एक कॉज हो सकता है एक्सट्रीम वेदर, राइट, एक्सट्रीम वेदर। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, ठीक। फिर ओवर पॉपुलेशन। उसके बाद अगर हम कहें तो एक कंस्ट्रक्शन, हैवी कंस्ट्रक्शन। और इसका खामियाजा हमने जोशीमठ में देखा, मसूरी में भी देख रहे हैं। खैर रिपोर्ट आनी बाकी है, वहाँ पे कोई ऐसे रुझान आ नहीं रहे हैं कि जैसे किसी का घर गिर गया, किसी का ऐसे सिंक हो गया, ऐसा नहीं आ रहा है। पर हाँ, वहाँ पे भी चैलेंजिंग टास्क है। और जो माउंटेनियस स्टेट्स हैं, JNK है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, तो इनमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस मद्देनज़र देखते हुए गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम लानी चाहिए कि जो क्लाइमेट चेंज है उससे कंट्रोल किया जा सके। और जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ख़तरनाक अगर किसी को प्रॉब्लम आएगी, जो सबसे जल्दी इसमें आएंगे वो होंगे माउंटेन के स्टेट्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एवलांचेस वगैरह आएंगे, पानी ग्लेशियर पिघलेगा। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो जो वहाँ पे माउंटेन्स होंगे वो हट जाएंगे, गिरने लगेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट होता है वेदरिंग का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि एक पहाड़ होता है, ठीक है। इस पहाड़ में क्या होता है कि पानी भर जाता है, राइट, इसके पत्थर में पानी भर जाता है और गर्मियों के दिन में पानी भर जाता है। और अगर ये ठंडा होता है, अगर ये पत्थर ठंडा होता है ठंडियों के दिनों में, तो जो आइस होती है, वो आइस क्या होती है कि पकड़ लेती है और फाड़ देती है क्या, किसको, स्टोन्स को। तो इस वजह से क्या होता है, वेदरिंग प्रोसेस ये होता है जो माउंटेन्स में बहुत ही कॉमन है। इस वजह से पत्थर वगैरह गिर जाते हैं, लैंडस्लाइड्स होती है, राइट, लैंडस्लाइड्स होती है। तो ये प्रॉब्लम अब देखनी पड़ेगी। और उसके बाद ओवर पॉपुलेशन से भी हमें जूझना है। ओवर पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स को लाने की ज़रूरत है। और जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उनको लीगल तरीके से करना चाहिए, राइट। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो करने हैं। तो अगर हम डोडा की बात करें, डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो यहाँ पे ये भी कहना है कि अभी ऐसे कहा नहीं है किसी ने, पर डोडा विलेज में चेनाब नदी बहती है, राइट। डोडा डिस्ट्रिक्ट से चेनाब नदी होके गुजरती है। तो वहाँ पे चेनाब नदी पे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, राइट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो ये भी अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे कि अभी जोशीमठ में हुआ, वहाँ पे हाईवे प्रोजेक्ट चल रहा था, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी ऐसे लोगों ने कहा कि ये इसी की वजह से हो रहा है। पर अब यहाँ पे जांच होगी तो क्या पता चलता है कि किससे होती है, किससे हो रही है ये लैंड सिंकिंग, ठीक है। तो चेनाब नदी की बात करते हैं। ये रहा डोडा विलेज, ये रहा डोडा डिस्ट्रिक्ट, आप देख सकते हैं किश्तवाड़ के नीचे, ठीक है। उसके बाद ये रहा डोडा, आप देख सकते हैं, ये रहा डोडा, किश्तवाड़, लद्दाख, ये रीजन हो गया, ठीक है। और चेनाब नदी पे हम बात ये कैसे भूल सकते हैं कि चेनाब नदी पे सबसे बड़ा पुल बना है, सबसे हाईएस्ट पुल है इन द वर्ल्ड रेलवे का, और ये 359 मीटर का है। और जो आईफिल टावर है इससे भी ऊंचा है। आईफिल टावर की अगर हम हाइट देखें तो 24 है और 35 मीटर हाइयर है। इसका काम 2017 में शुरू किया गया था रेलवे द्वारा और अगस्त 2022 में ये ऑपरेशनल हो गया था। ये रही चेनाब नदी। जो चेनाब नदी क्या है, सिंधु की, इंडस की क्या है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है, राइट, ट्रिब्यूटरी है। और चेनाब नदी हिमाचल से अंदर आती है। एनीवेज, ये रहा ब्रिज। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि अभी G20 की मीटिंग चल रही है। तो G20 की मीटिंग में एक और होगा टूरिज़्म, G20 टूरिज़्म मीटिंग, टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग
होगी। कहाँ पे होगी? रणअफ कक्ष में, रणअफ कक्ष में। और ये मीटिंग पहली है टूरिज़्म की इंडिया में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया में टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप की G20 की मीटिंग कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी रणअफ कक्ष में। तो यहाँ पे ये बताया जाएगा कि अपना जो शोकेस है, यानी कि इंडिया का जो भी रूरल का टूरिज़्म है और फिर आर्कियोलॉजिकल टूरिज़्म है, उसको इसमें दिखाया जाएगा। जैसे कि इसमें 2 गांव को लिया गया है। एक है लाडपुरा खास विलेज, मध्य प्रदेश का है। इसको अवार्ड मिला है बेस्ट रूरल टूरिज़्म विलेज बाई UNTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाडपुरा खास को MP का बेस्ट रूरल टूरिज़्म विलेज बताया गया है। और एक और विलेज है खोननोमा विलेज, नागालैंड का है, और ये काम करता है मॉडल ऑफ इको टूरिज़्म पे। और ये यहाँ के लोग बहुत ही अवेयर हैं अपने इन्वायरमेंट को लेके। तो यहाँ पे लोग अपने आप को ट्रीट करते हैं, जो भी गेस्ट होते हैं उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं और इकोलॉजिकली इनको रखते हैं, और इको फ्रेंडली है यहाँ का नेचर। तो ये बात है। और ये जो गांव है, सबसे अच्छी बात है कि पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए इसने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया है कि जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म से हम अपने पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई गांव है और उस गांव के लोगों के पास कोई जॉब नहीं है, अनस्किल्ड है, तो अपने गांव में कोई रिजॉर्ट बना देंगे इको फ्रेंडली, राइट। इको फ्रेंडली रिजॉर्ट बना देंगे, जैसे पत्ते का, मिट्टी का, वो बना के अपने ट्रेडिशनल तरीके से उसे प्रचार प्रसार कर देंगे, लोकली, फिर नेशनली, फिर ग्लोबली। तो वहाँ से टूरिस्ट देखने के लिए आएंगे। तो ये इनका साधन है पॉवर्टी को एलिविएट करने का। उसके बाद कम्युनिटी एम्पावरमेंट भी यहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं। मीन्स यहाँ के लोग जो भी कम्युनिटी है वो उनको बढ़ावा देते हैं और उन्हें अच्छे तरीके से अपलिफ्ट करते हैं। अगर हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात करें, आर्कियोलॉजिकल टूरिस्ट की बात करें, तो ये धोलावीरा की यहाँ पे शोकेस किया जाएगा, धोलावीरा को दिखाया जाएगा। ये हड़प्पा के दिनों का एक साइट है और ये कहाँ स्थित है? रणअफ कक्ष में, राइट, रणअफ कक्ष में। एनीवे, तो ये यहाँ पे अगर हम बात करें रणअफ कक्ष की, तो ये कहीं इधर पड़ता है, यहाँ पे रणअफ कक्ष पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं पे क्या है? धोलावीरा है। एनीवेज, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर काफ़ी एक तरह की कह सकते हैं कि इंडिया में जो भी अपने मेडिकल्स के लिए जाना जाता है, मेडिकल की दवाइयों के लिए, उस पर थोड़ी सी खामियां आ रही हैं। क्यों? कि कंपनी है, इंडियन कंपनी आई ड्रॉप्स, लिंक्ड विद 55 एडवर्स इवेंट्स इन US, जो इंडिया की एक चेन्नई बेस्ड फार्मा है। उसका मैं यहाँ के नाम देखूँ तो इंडियन फार्मा था। एनीवेज, तो इस फार्मा की कंपनी, इस फार्मा की दवाइयाँ, आई ड्रॉप्स कहाँ गई थी? एक्सपोर्ट करके गई थी USA में। और ये आई ड्रॉप क्या कर रहा है? सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लॉस ऑफ साइट की, ठीक है, परमानेंट ब्लाइंडनेस की। और ये किस नाम से दवाई बेची जाती है? ये बेची जाती है दवाई आर्टिफिशियल टीयर्स के नाम से। मीन्स कि एक जैसे आंसू होते हैं, जैसे एक मैं बात बताऊं तो रील्स बनाने वाले लोग क्या करते हैं कि अपने आंखों में पानी डाल लेते हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं, मतलब दिखाने के लिए। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि इसका यूज़ वहाँ पे होता है। तो ये कंपनी इंडिया बनाती है और इसका एक्सपोर्ट हुआ था, तो जो भी वहाँ पे लोगों ने इसको यूज़ किया तो ये एक ख़राब साबित हुई। तो ये एक तीसरा केस है, जैसे कि अफ़गानिस्तान में लड़के मरे थे सिरप की वजह से। नोएडा बेस्ड वो कंपनी थी। उसके बाद फिर नाम्बिया में भी क्या थे? लड़के मरे थे सिरप की वजह से। कफ सिरप था और चाइल्ड सिरप था। तो ये देखने वाली बात ये है कि जो हमारा ड्रग डिपार्टमेंट के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं कि आप बिना चेक के, बिना आप ट्रायल के, बिना आप अप्रूवल के आप कैसे ये कर दे रहे हैं बिना उसके रिजल्ट्स को जाने हुए? ये क्वेश्चन यहाँ पर भी उठाता है। तो वहाँ का जो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट है US का, वो जांच कर रहा है। और फिलहाल अभी जो इंडियन कंपनी है वो अपने सारे सामान US से क्या मंगा लिए हैं? वापस मंगा लिए हैं। और क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो अब देखने वाली बात होती है कि आगे इन पे कार्रवाई होती है, लाइसेंस कैंसिल होता है, क्या होता है। फिलहाल जो अफ़गानिस्तान में जो दवाई बेचने वाली कंपनी थी, इसका क्या हो गया था? लाइसेंस कैंसिल हो गया था, ठीक है। खैर,
चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है तिहाड़ जेल से आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पे जो सर्विलांस सिस्टम है उसको काफ़ी अच्छा बनाया जाएगा और इसमें CCTV वगैरह भी लगाए जाएंगे। तो इस संदर्भ में ये न्यूज़ है कि हमारे यहाँ भी अब जो हमारे यहाँ भी जेल है उसको क्या किया जाएगा, मॉडर्नाइज किया जाएगा, यानी कि डिजिटलाइज किया जाएगा। राइट, डिजिटलाइज किया जाएगा क्योंकि बहुत आसान हो जाता है लोगों को, जेल में रहने वाले जो पावरफुल लोग हैं। और इनफैक्ट तिहाड़ जेल तो सबसे हाई प्रोफाइल जेल इसलिए है क्योंकि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन वहाँ पे जाते हैं, तो उनके लिए कोई क्राइम करना या फिर कांटेक्ट करना बाहर के लोगों से आसान हो जाता है। तो उसके लिए दबाव डालने के लिए AI पावर्ड सर्विलांस सिस्टम लगाया जाएगा, यानी कि उसमें कैमरा होंगे जो आइडेंटिफिकेशन बायोमेट्रिक करेंगे और फेशियल रिकॉग्निशन भी इसके साथ होगा। ठीक है, खैर अगली खबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम बात करेंगे कि एंटोनी ब्लिंकन पोस्टपोन चाइना विजिट आफ्टर स्पाई बैलून इज डिटेक्टेड ओवर US। अभी कल की ही बात है, कल की ही बात हमने बताया था कि जो फिलीपींस और US ने क्या किया है, एक डील कर ली है कि जो फिलीपींस के पोर्ट्स होंगे, बेस होंगे, उसको कौन यूज़ कर सकेगा, US यूज़ कर सकेगा। उसके बाद US को जो अभी सेक्रेटरी बने हैं, डिफेंस सेक्रेटरी जो बने हैं, वो बने हैं एंटोनी ब्लिंकन। तो इनका ट्रिप था जाने का अगले वीक, कहाँ पे, चाइना में। और इसको लेके इंडिया, चाइना और US काफ़ी महीने से तैयारी भी कर रहे थे। तो कल की दिन क्या हुआ, परसों के दिन, कि एक गुब्बारा US में दिख गया। राइट, और ये गुब्बारा कहाँ से आया था, चाइना से आया था। तो ये इसको माना जा रहा है कि ये स्पाई बैलून है। राइट, ये दिख रहा है स्पाई बैलून है कि मतलब ये कोई रेकी कर रहा है, हमारी खुफिया जांच कर रहा है। तो ये इसको देखते हुए US के सेक्रेटरी ने अपने प्लान को कैंसिल कर दिया है चाइना ने। तो चाइना ने इस पर बयान ये भी दिया है कि हम इस पर माफ़ी चाहते हैं कि ये चाइना का है और ये चाइना से बलून गया है, ये रिसर्च के लिए गया था अपनी बातों से। खैर अभी असलियत क्या है ये तो नहीं पता है, पर हाँ इन्होंने अपने प्लान कैंसिल किए हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। और खैर फिलहाल अगर चाइना ने कैंसिल कर दिया, अगर हम चाइना और US की बात करें तो 2018 के बाद जो माइक पॉम्पियो थे, डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में मिनिस्टर थे, ये डिफेंस सेक्रेटरी थे, इन 2018 के बाद चाइना किसी ने विजिट नहीं किया है, किसी हाई प्रोफाइल ने। खैर जो लास्ट 2022 में जो बाइडेन और शी जिनपिंग मिले थे माली में मिले थे जब G20 की समिट हुई थी। एक घंटे की बात चली थी इनकी, और इन्होंने कहा था कि हम अपने जो टाइज़ वगैरह हैं उनको अच्छे करेंगे, हम कोऑपरेट करेंगे इन्वायरमेंट को लेके, सिक्योरिटी को लेके, डिफेंस को लेके, ट्रेड को लेके, और जो साउथ चाइना डिस्प्यूट है उसको लेके। तो ये देखने वाली बात है कि पर चाइना ऐसा माना नहीं, चाइना ने कोई टाइज अच्छे नहीं किए हैं USA से। तो 2018 के बाद किसी हाई प्रोफाइल की विज़िट थी चाइना में, पर वो भी कैंसिल हो गई चाइना की हरकतों की वजह से। खैर अगर हम चाइना की बात करें, जो भी गया था बलून, तो ये रहा चाइना। तो ये चाइना से, ये अलास्का से होते हुए ये कहाँ आया था, मोन्टाना स्टेट है यहाँ का, मोन्टाना स्टेट में ये देखा गया। बहरहाल जैसे हमने कल बताया था कि ये रहा इंडोनेशिया, फिलीपींस, सॉरी दिस वन इज़ फिलीपींस। तो ये फिलीपींस है और ये ताइवान है। राइट, तो ये साउथ चाइना सी में अपने जो एक्सेस है वो US को दे दिया है फिलीपींस ने बेसिस को लेके। तो ये डिस्प्यूट इनके बीच चल रहा है और ताइवान को लेके भी चल रहा है US और चाइना से। राइट, अगर हम चाइना US की रिलेशन की बात करें तो ये चल रहा है। उसके बाद जो रशिया है और रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रही है, जिसमें चाइना भरपूर सहयोग कर रहा है रशिया को, इस वजह से भी US क्या है, खफा है। राइट, और अगर हम तीसरी बात करें तो चाइना में जो सेमीकंडक्टर चिप है वो बहुत बिक रहा है। इसको काउंटर करने के लिए US ने क्या किया है,
$450 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, किस में? अपने सेमीकंडक्टर चिप मार्केट को बढ़ाने के लिए। ये तीसरी बात हो गई इनके बीच। उसके बाद EU में, यूरोपियन यूनियन में भी इनके क्लैशेस हो रहे हैं, क्योंकि चाइना एकदम खिलाफ है EU के। खैर, रशिया यूक्रेन के युद्ध से आपको पता चल गया होगा कि क्यों खिलाफ है। तो ये इनके बीच प्रॉब्लम चली आ रही है, ट्रेड को लेके भी चली आ रही है। और जो इंडियन ओशन है, इस पे क्या कर रहा है चाइना? बहुत अच्छे से अपनी रेकी कर रहा है, घेराबंदी कर रहा है। इसने श्रीलंका में भी पोर्ट लिया हुआ है, बांग्लादेश में भी पोर्ट लिया हुआ है, और फिर इधर अफ्रीका में भी इधर इसने पोर्ट ले रखा है। तो ये भी सोचने वाली बात है कि इनके बीच में टेंशन्स कम हो नहीं रही हैं। और अभी जो अच्छी करने की बारी आई थी तो मीटिंग वगैरह होनी थी एंटोनी ब्लिंकेन की चाइना में, पर चाइना की हरकतों से ये भी बंद हो गया। मीटिंग के कोई रास्ते नहीं दिख रहे हैं। तो इनफैक्ट खैर देखते हैं आगे रिलेशन कहाँ तक जाता है। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नहीं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अगर आप बहुत अच्छे सबको दिखाना चाहते हैं तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।